दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल भारत शिक्षा डिजिटल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरी क्लास को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे छोटे बड़े और बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, हमने उनके बारे में पिछली 2 क्लासों में अध्ययन किया। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे फिर वो अन्य ग्रह हो, और चाहे फिर वो उपग्रह या फिर उल्का पिंड या उल्काश या फिर हम पुच्छल तारे की बात करें। इस तरह से हमने क्या किया था कि हमारी आकाशगंगा या फिर कहे ब्रह्मांड के अंदर आने वाले बहुत सारे पिंडों का क्या किया था, अलग अलग विभाजन करके अध्ययन किया था। तो दोस्तों, आज हम देख लेते हैं, आज हम अच्छे से समझ लेते हैं उस ग्रह के बारे में जिस पे जीवन है, और उसका नाम है पृथ्वी। तो दोस्तों, अभी हमने जो अध्ययन किया है वो सूर्य और पृथ्वी का एक छोटा सा अंश हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो आज हम अध्ययन कर लेते हैं पृथ्वी का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये हमारे सूर्य देवता है और हमारी पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर क्या है, एक अंडाकार या फिर कहे कि दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या है, घूमती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, ये है हमारी पृथ्वी। ये क्या है, हमारी पृथ्वी, और ये सूर्य के चारों ओर क्या है, घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, दिशा में घूमती है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी 2 तरह की मोशन करती है। एक तो वो अपने अक्ष पे घूमती है और दूसरा वो कहाँ घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो दोस्तों, आप सभी ये भी जानते होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। दोस्तों, उस 24 घंटे को, उस 24 आवर्स को हम क्या कहते हैं, एक दिन कहते हैं, या फिर इस 24 घंटे को कहे कि हम विज्ञान की भाषा में या भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं, सोलर डे कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलर डे कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि क्या ये एग्जैक्ट 24 घंटे में घूम लेती है, या फिर इस सोलर डे की परिभाषा क्या है, या फिर अन्य भी कोई दिन है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पंडित लोग क्या है, पंडित लोग जिन 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं उनमें सूर्य और चंद्रमा भी क्या है, शामिल है। जबकि ना तो सूर्य ही एक ग्रह है और ना ही चंद्रमा क्या है, एक ग्रह है। उसी प्रकार से पंडित लोग जब एक नक्षत्र दिवस की बात करते हैं तो इसके भी मायने क्या है, कुछ और है। और आपको देख लेना चाहिए कि ये नक्षत्र दिवस क्या है और ये सोलर डे क्या है, जिसको हम सभी, चाहे वो कोई शिक्षित व्यक्ति हो चाहे फिर वो अशिक्षित हो, तो हम सभी क्या मान के चलते हैं कि एक दिन क्या होता है, 24 आवर्स का होता है, या कहे तो 24 घंटे का होता है। तो दोस्तों, आओ एक बार ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से 24 घंटे या फिर नक्षत्र जो हमारा दिवस होता है वो कितने घंटे का होता है। दोस्तों, मान के चलिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये क्या है दोस्तों, ये सूर्य देवता है।
इधर एक क्या है दोस्तों, इधर एक स्टार है, एक व्यक्ति ये मान के चलिए, एक व्यक्ति यहां पर क्या है देख रहा है, बिल्कुल ठीक इसके सामने, या फिर कहिए कि एक व्यक्ति यहां पर क्या है बिल्कुल ठीक इसके सामने देख रहा है। आप ये मान के चलिए कि जब ये व्यक्ति इस तरफ को देखता है, जब ये व्यक्ति सूर्य की तरफ को देखता है और जब ये पृथ्वी घूमती है, जब ये पृथ्वी घूमती है, तो ये व्यक्ति इसका एक ठीक चक्कर लगाने में क्या करता है कि 23 घंटे 56 मिनट और 9 सेकंड। ये यहां बैठा व्यक्ति जब इस तरह से घूम के जाएगा तो ये वापस अपने इसी बिंदु पर पहुंचने के लिए जो समय लेगा वो 23 घंटे 56 मिनट 9 सेकंड के आसपास लगभग लेगा। अभी आपको इसको नहीं देखना है, सूर्य को नहीं देखना है, आपको अभी सिर्फ बात करनी है पृथ्वी की। और जब ये पृथ्वी, मैंने कहा पृथ्वी दो तरह से घूमती है, एक अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे कहूं कि मैं ऐसे घूम रहा हूं, और साथ साथ मैं किसी ऐसी एक गोल घेरे के चारों तरफ भी क्या है घूम रहा हूं, या कहिए कि एक पेन जैसे इसको ऐसे भी घुमाओ और इसको ऐसे भी घुमाओ, मैं इसको ऐसे घुमाते हुए अपने चारों ओर घुमाऊं। ठीक यही प्रतिक्रिया कहां पर होती है, यही क्रिया कहां पर होती है, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की होती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो अभी हम सूर्य की बात नहीं करेंगे, ये सूर्य को दूर रख के बात करेंगे और सिर्फ पृथ्वी की बात करेंगे कि मान के चलिए एक व्यक्ति जो सूर्य की तरफ को ऐसे देख रहा है और वो यहाँ पर बैठा हुआ है और ये पृथ्वी ऐसे घूमती है, और घूमने के साथ जब ये अपना एक चक्कर दोबारा व्यक्ति यहीं पर पहुंचने पर लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 9 सेकंड का समय है लेता है। अब हमारे हिसाब से तो पृथ्वी अपना एक चक्कर भी पूरा कितना समय में करती है कि 24 घंटे में करती है, और दूसरा कहिए कि अपना एक चक्कर पूरा भी कितने में करती है 24 घंटे में करती है। और हमारे यहाँ एक दिन भी क्या होता है 24 घंटे का होता है, लेकिन रियल में पृथ्वी अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 9 सेकंड में करती है। तो फिर हम 24 घंटे का एक दिन क्यों मानते हैं, ये कारण आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। देखिए दोस्तों, जब ये पृथ्वी अभी अपना रोटेशन कर रही है और आप सभी को पता होगा कि ये एक चक्कर क्या है सूर्य का भी लगाती है, और हम जिस एक दिन की बात कर रहे हैं, तो आप ये भी मान के चलिए कि जो ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, जब हम एक दिन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर ये पूरा का पूरा 360 डिग्री इसको समझो, 360 डिग्री का क्या है ये एक वृत्त है, और इसको पूरा करने में हमारी पृथ्वी कितना लेती है 365 दिन लगाती है। तो अब आपको बहुत अच्छे से ये जान लेना चाहिए कि जब 360 डिग्री घूमने में 365 दिन लगाती है, तो लगभग एक दिन में लगभग 1 डिग्री क्या है हमारी पृथ्वी का मूवमेंट आगे को हो जाता होगा। तो हमारी पृथ्वी का मान के चलिए कि 1 डिग्री आगे को एक दिन में सरक जाती है, या आगे को फिसल जाती है, या उसका जो मूवमेंट होता है वो अगले एक दिन में 1 डिग्री क्या है आगे बढ़ जाती है। तो जो व्यक्ति बैठा होगा वो लगभग जैसे यहाँ से चलेगा और पृथ्वी जब घूम कर आएगी तो उसकी लोकेशन क्या है लगभग यहाँ पर हो जाएगी, और पूर्व की लोकेशन क्या थी यहाँ पर रहेगी। तो जो 1 डिग्री का ये गैप इस पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने की वजह से आया, इसको पूरा करने के लिए 1 डिग्री को पूरा करने के लिए क्या है लगभग पृथ्वी को 4 मिनट घूमना होगा।
चूंकि पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, कितना घूमती है? 24 घंटे में 360 डिग्री। तो कहे कि 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री, यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री घूमने के लिए कितना लगता है? 4 मिनट। और ये पृथ्वी, अभी दोबारा समझ लीजिए, इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 9 सेकंड लगाती है, लेकिन हम 24 घंटे का एक दिन मानते हैं, और इस वाले समय को बोलते हैं हम नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस या सिड्रल डे, इसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस, सिड्रल डे। ये दोस्तों आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एग्जैक्ट घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 9 सेकंड लेती है, लेकिन हम और सभी लोग 24 घंटे को क्या मानते हैं? एक दिन मानते हैं, और ये समझते भी है कि लगभग पृथ्वी अपने एक दिन में कितना है? 24 घंटे में क्या है? घूम जाती है। लेकिन एक्चुअल में ये है, और इसको ही हम क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं, सिड्रल डे कहते हैं। और जब हम देखते हैं कि चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, और जब हम 24 घंटे की बात करते हैं या फिर एक नक्षत्र दिवस की बात करते हैं, तो ये अपने अक्ष पर ठीक उसी लोकेशन पर दोबारा आने के लिए 23 घंटे 56 मिनट 9 सेकंड लेती है, और लेकिन ये 1 डिग्री अपने पथ पर आगे बढ़ जाती है। 1 डिग्री लगभग, चूंकि 360 डिग्री पूरा घूमने में 365 दिन लगाती है, तो एक दिन में लगभग 1 डिग्री आगे खिसक जाएगी, और वो 1 डिग्री को पूरा करने के लिए, चूंकि 360 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, इस प्रकार से 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट और 1 डिग्री घूमने में क्या है? 4 मिनट लेगी। तो जो अगले दिन जो 1 डिग्री आगे पृथ्वी घूम जाती है, उसको पूरा करने के लिए कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट। और इसमें हम +4 करेंगे तो लगभग 24 आवर्स क्या है? कंप्लीट हो जाएगा। और इसी 24 आवर्स को हम क्या कहते हैं? एक दिन, या फिर विज्ञान की भाषा में कहे तो सोलर डे। इसको हम क्या कहते हैं? सोलर डे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं, अब हम पृथ्वी को थोड़ा सा क्या है जान लेते हैं। ये क्या है हमारा? ये हमारे सूर्य देवता है, और ये क्या है? हमारे सूर्य देवता है। क्या है? सन। पृथ्वी क्या है? इनके एक अंडाकार जो इसका पथ है, या फिर दीर्घवृत्ताकार जो पथ है, इस पे क्या है? इस सूर्य के चारों तरफ क्या है? परिक्रमा करती है। जब ये परिक्रमा हम बात करते हैं कि ये सूर्य के चारों ओर कर रही है, तो इसको हम पृथ्वी की वार्षिक गति क्या है कहते हैं। और पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर सूर्य के चारों तरफ लगाने के लिए क्या है? कितना समय लगाती है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। कितना समय लगाती है दोस्तों? 365 दिन और 6 घंटे। और जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया, अपने अक्ष पर कितने समय में घूम लेती है? 24 आवर्स। दोस्तों जब ये अपने अक्ष पर घूमती है, उसको क्या कहते हैं? घूर्णन। ये क्या कहते हैं? घूर्णन। और जब ये सूर्य के चारों तरफ घूमेगी, उसको क्या कहेंगे? परिक्रमण। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब एक दूसरी चीज देख लेते हैं। देखो, जब पृथ्वी यहां पर होगी दोस्तों, और फिर यहां पर होगी, ये
पथ जो है ये अंडाकार शेप में है, जियोइड शेप में है, या फिर कहे कि दीर्घवृत्ताकार शेप में है। तो जब पृथ्वी ऐसे पथ पर घूमेगी, या फिर कहे कि एक यहाँ पर पोल गड़ा हुआ है और ग्राउंड ये है, और इस ग्राउंड का जो ट्रैक है वो इस प्रकार से है, वो गोल नहीं है, तो जब धावक इसमें दौड़ेगा तो कभी कभी इस सेंटर के यहाँ पर होगा तो नज़दीक होगा, और यहाँ होगा तो क्या होगा, दूर होगा। तो इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी इसी प्रकार के पथ पर जब परिक्रमण करती है सूर्य का, तो कभी वो पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो कभी नज़दीक होती है। ये आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा। और प्लस इसी में क्या है कि आप इसको बेसिकली समझ भी सकते हो कि जब कभी भी ऐसा होगा कि कोई पथ दीर्घवृत्ताकार हो और उसके चारों तरफ कोई दौड़ रहा हो, तो उसके सेंटर की दूरी से वो कभी नज़दीक होगा तो कभी क्या होगा, दूर होगा। तो जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है दोस्तों, पृथ्वी क्या है दोस्तों, सूर्य के नज़दीक होती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, उपसौर, परहेलियन। क्या कहते हैं दोस्तों, उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो उस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, उपसौर, परिहेलियन। उस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, उपसौर। जब कहाँ हो, निकट हो, कहाँ पर हो, निकट हो दोस्तों। और ऐसी घटना दोस्तों कब होती है, ये आपको याद रखना है। ये घटना होती है दोस्तों 2 से 5 जनवरी के क्या है, बीच में होती है। 2 से 5 जनवरी के बीच होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, ये घटना कब होती है, 2 से 5 जनवरी के बीच होती है। और इस घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, प्रीहेलियन कहते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज और जान लेनी होती है कि ये पृथ्वी सबसे दूर कब होती है। दूर कब होती है दोस्तों, 5 से 7 जुलाई के मध्य। और इस घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, अपसौर। एपिहीलियन। जब पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूर हो, इस घटना को कहते हैं अपसौर, एपिहीलियन। और यह घटना 5 से 7 जुलाई को होती है। और जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम हो, वो घटना को कहते हैं उपसौर, या फिर कहे परहेलियन कहते हैं। और ये घटना 2 से 5 जनवरी के बीच होती है। लेकिन दोस्तों अभी हम बताएंगे, और ये आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, एक प्रश्नवाचक चिन्ह आपके मानसिकता के ऊपर लगना चाहिए। आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि 2 से 5 जनवरी के बीच जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, लेकिन भारत में उस समय लोग कपकपा रहे होते हैं और टेम्परेचर 1 से 5 डिग्री के बीच क्या है, रहता है। 5 कहे, भारत के कुछ हिस्से में तो क्या है, बर्फ पड़ती है, और ये वाला मौसम कड़कड़ाके वाली ठंड का क्या है, होता है। जनवरी में अब सूर्य के निकट अगर है तो क्या होना चाहिए, पृथ्वी को बहुत तप जाना चाहिए, और बहुत गर्मी क्या है, पृथ्वी के ऊपर हर जगह क्या है, होनी चाहिए। और जब जुलाई में बहुत दूर पृथ्वी होती है हमारे से, तो उस समय क्या होना चाहिए कि सूर्य की गर्मी कम पहुंचनी चाहिए, और एक ठंड का माहौल क्या है, पृथ्वी पर बन जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, और ये बिल्कुल विपरीत क्या है, दशाएं पैदा करती है। विपरीत दशाएं क्या है कि जब पृथ्वी बहुत दूर होती है सूर्य से तो बहुत गर्मी पड़ती है, और जब नज़दीक होती है तो बहुत ठंड पड़ती है। ये बिल्कुल विपरीत घटनाएं हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जब पृथ्वी कैसे नज़दीक होने के बावजूद क्या है, ठंडी रहती है। तो दोस्तों आओ देख लेते हैं कि ये कैसे होता है।
दोस्तों ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है। अब दोस्तों सिर्फ आपको इतना एजप्शन करना है, इतना सोचना है, इतना मानना है कि इस प्रकार की हमारी पृथ्वी है। अब देखो आपको चीज़ों को सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है। हम यहाँ पर बिल्कुल एक एक चीज़ आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको ये सोच के चलना है कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। कोई व्यक्ति जो यहाँ पर पृथ्वी के इस हिस्से में बैठा होगा, वो यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे बताएगा कि आपको मेरे पास कैसे आना है, कौन सा रास्ता आपको लेके आना है। तो सबसे बड़ी समस्या पृथ्वी के अंदर क्या है, ये है कि हम लोकेशन को कैसे निर्धारित करें, कैसे बताएं कि आपको कहाँ आना है, किस स्थान पर आना है। हो सकता है कि भारत में बैठा हुआ व्यक्ति बोल दे कि आपको किसी नाम से बता दे कि आपको हैदराबाद आना है, वो बता सकता है कि आपको दिल्ली आना है। लेकिन एक व्यक्ति जो भारत में बैठा हुआ है, उसको यदि साउथ अमेरिका यहाँ पर जाना है और साउथ अमेरिका में किसी कंट्री कहे कि ब्राज़ील में जाना है, और ब्राज़ील में बैठा हुआ व्यक्ति बताता है कि मेरी गली के हनुमान मंदिर के पास में आना है, तो भारत वाले व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि ब्राज़ील की किस गली में और कहाँ पर मंदिर है। वो भारत वाला व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि मुझे ब्राज़ील में कहाँ पे जाना है, या फिर कहे कि उसका गंतव्य स्थान उसको कैसे मालूम होगा। तो ये सब जानने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने इसको बहुत इजी बनाया, और आप ध्यान दीजिएगा 100% आपको ये समझ में आ जाएगा। और आपको क्या है, चीज़ों को समझते हुए चलना है, और जहाँ पर आपको लगे कि ये मेरे को यहाँ पर नोट डाउन करना है, वहाँ पर आपको ये क्या है, लिख लेना चाहिए। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी थी इस तरह की, और इस पृथ्वी को हमने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, 2 बराबर भागों में क्या किया दोस्तों, डिवाइड किया। 2 बराबर भागों में क्या किया दोस्तों, डिवाइड किया। जब ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हुई दोस्तों, 2 बराबर भागों में क्या है दोस्तों, डिवाइड किया। और जब ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हुई, तो जिस प्रकार से हम सभी जानते होंगे आप, जिस प्रकार से हम डायरेक्शन को नोटिफाई करते हैं, ऊपर नॉर्थ करते हैं, नीचे साउथ, और इधर क्या करते हैं, ईस्ट, और इधर क्या करते हैं, वेस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो दोस्तों आप इसको पूरा पृथ्वी मान के चलिए, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा दोस्तों, नॉर्थ, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, साउथ। और इसी प्रकार से दोस्तों ये वाला हिस्सा क्या होगा दोस्तों, ईस्ट, और ये वाला हिस्सा क्या होगा दोस्तों, वेस्ट। ये पूरी पृथ्वी दोस्तों कितने की है, 360 डिग्री की है। आप ये सभी जानते होंगे कि 360 डिग्री क्या होता है, वृत्त अपने आप में कितना होता है, 360 डिग्री। हमने एक लाइन से इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो ऊपर भी क्या होगा दोस्तों, ये 180 डिग्री होगा, और नीचे भी क्या हुआ, 180 डिग्री होगा। दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर इसके सेंटर से पृथ्वी के सेंटर से एक लाइन 1 डिग्री इधर और 1 डिग्री इधर, इसको दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये कहे ये लाइन वेस्ट टू ईस्ट, या फिर कहे कि ईस्ट टू वेस्ट क्या है, इसको एक लाइन ऐसे 1 डिग्री पे, इस एंगल से 1 डिग्री इधर, और इसी एंगल से 1 डिग्री, इसी सेंटर से 1 डिग्री इधर एक लाइन खींच देते हैं। इसी प्रकार से हम 1-1 डिग्री पर करते हुए जैसे ऐसे जाएंगे, तो अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, ऐसे यहाँ पर एक लाइन क्या है, ड्रॉ कर देते हैं। और इसी प्रकार से अब ये कितना हुआ दोस्तों, 90, और ये कितना हुआ दोस्तों, 90। आप ये सभी जानते होंगे। अब ये 90 हुआ दोस्तों, तो 90 में 1-1 डिग्री करके जब ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों, और इसी प्रकार से 1-1 डिग्री इधर करके ड्रॉ करेंगे दोस्तों, जब 1-1 डिग्री पे लाइन ड्रॉ होगी और ये 90 डिग्री है, तो दोस्तों आपके हिसाब से कितनी लाइनें हो जानी चाहिए, 90।
और मेरे हिसाब से भी दोस्तों क्या हो जानी चाहिए 90। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जिस प्रकार इधर हमने 90 और इधर से भी 90, इसी प्रकार से इधर भी क्या है दोस्तों, ऐसे ही एक एक डिग्री करके लाइन खींचेंगे तो वो भी कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों अब आपको जान लेना ये जरूरी है कि जो लाइन हम जो रेखा वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट ग्लोब के ऊपर खींचेंगे या पृथ्वी के ऊपर ऐसी काल्पनिक रेखाएं हम खींचेंगे जो एक एक डिग्री को मिलाती हुई जाए तो ऊपर भी कितनी हो जाएगी दोस्तों 90 और नीचे भी कितनी हो जाएगी 90। और एक ये वाली रेखा जो इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है तो टोटल मिला के दोस्तों कितनी हो जाएगी 181। दोस्तों ऐसी रेखाएं जो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट किसी ग्लोब के ऊपर खींची जाती हैं उन रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों लैटिट्यूड। ये क्या है दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा। जो रेखाएं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट खींची जाए किसी ग्लोब के ऊपर या फिर वो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी के ऊपर, ऐसी रेखाएं जो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट हो, उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ऐसी रेखाओं की संख्या वास्तव में देखा जाए तो असंख्य हो सकती है। हम आधा डिग्री पे भी लाइन को क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम अगर एक एक डिग्री पे लाइन को ड्रॉ करें और ये मान ले कि ऐसी रेखाएं सिर्फ एक डिग्री पर खींची गई है तो 90 जो है हमारे ऊपर वाले हिस्से की हो जाएगी और नीचे वाले हिस्से की कितनी 90 हो जाएगी। और एक लाइन जो इसको हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, एक लाइन वो हो जाएगी। इस प्रकार से टोटल कितना हो जाएगी 181 हो जाएगी। और इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं लैटिट्यूड या फिर कहे अक्षांश रेखा। दोस्तों आपको यहाँ ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि जब हम एग्जाम में या फिर किसी पुस्तक में पढ़ते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो उत्तर के रूप में जो हमें दिखाई देता है वो 179 या 179 क्या है दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ तो ये काउंटिंग में कितनी हो रही है 181 हो रही है। दोस्तों जब हमने एक डिग्री से एक डिग्री को मिलाया, 2 से 2 को मिलाया और 3 से इसी प्रकार से क्रमानुसार मिलाते हुए जाएंगे तो 90 डिग्री पे सिर्फ एक बिंदु रह जाएगा और यहाँ हमारी लाइन की डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। किसी लाइन का मतलब होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदुओं को। जब तक दो बिंदु नहीं होंगे और हम उनको मिलाएंगे नहीं तब तक वो क्या होगी रेखा नहीं होगी। एक बिंदु को हम पॉइंट या फिर हिंदी में क्या कहते हैं बिंदु कहते हैं, ना कि रेखा। तो जो हमारे नीचे वाला ये पॉइंट होगा और ठीक ये वाला पॉइंट होगा तो ये अक्षांश रेखाएं नहीं होगी। इसको हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव या फिर नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ पोल या फिर कहे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और इसी प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या नीचे वाले को क्या बोलेंगे साउथ पोल या फिर कहे दक्षिणी ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। अब दोस्तों आपको एक चीज और समझ लेनी है, यहाँ ये हुआ हमारा साउथ पोल और ये हुआ हमारा नॉर्थ पोल। दोस्तों कुछ रेखाएं ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको हमने सिर्फ एंजप्शन किया हुआ है। कुछ रेखाएं अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है, चाहे वो मौसमी या जलवायु कारकों के हिसाब से रखती हो, चाहे फिर वो समय और स्थान के हिसाब से रखती हो। तो अब हम इस पर कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन होती है 23.5 डिग्री।
कितना दोस्तों, 23.5 डिग्री नॉर्थ। चूंकि हमने ये ऊपर वाले हिस्से में खींची है तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। दोस्तों इसको हमने 2 बराबर भागों में बांटा था, किसी गोले को 2 बराबर भागों में बांटा तो नीचे वाला हिस्सा क्या हुआ, दक्षिणी। किसी गोले को बांट रहे हैं तो कह सकते हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ, ऊपर वाला हिस्सा क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध हुआ, या फिर कहिए नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। इसी प्रकार से एक लाइन और हम ड्रॉ कर लेते हैं और वो लाइन है हमारी 66.5 डिग्री। क्या है, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब ठीक इसी प्रकार से नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमारी क्या होगी, 23.5 डिग्री साउथ। और एक नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या होगी, 66.5 डिग्री साउथ। तो दोस्तों ये क्या हुई, ये हमारी सारी अक्षांश रेखाएं हैं, चूंकि ईस्ट टू वेस्ट या फिर कहे कि वेस्ट टू ईस्ट क्या है, खींची गई है। अब दोस्तों जैसे हम देख रहे हैं कि ये रेखाएं मैंने कहा कि ये रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, चाहे वो स्थान की वजह से रखती हो या समय की वजह से रखती हो या फिर किसी जलवायु कारक की वजह से रखती हो। इन लाइनों का अपना महत्वपूर्ण एक विशेष योगदान है। दोस्तों अब हमने ये सारी लाइनें क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं और इन रेखाओं को हमने किस लिए डोनेट किया है ये भी हम जानेंगे। लेकिन अभी क्या दे हैं कि दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण लाइनों को या फिर कहे अक्षांश रेखाओं को किसी नाम से क्या है, नवाजा है। जो 23.5 डिग्री ऊपर वाले हिस्से में 23.5 डिग्री ईस्ट वाले हिस्से से वेस्ट को मिलाने वाली रेखा है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्क रेखा। चूंकि ये जो हमने जो 0 डिग्री पे, अब कहेंगे 0 डिग्री पे जिसको खींचा था, ये लाइन क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हम कहेंगे इस रेखा को हम नाम दे सकते हैं भू मीन्स पृथ्वी, और मध्य, पृथ्वी के मध्य में खींचे जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा, या फिर हम कह सकते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। या फिर हम कह सकते हैं विषुवत रेखा क्या है कि पूरे विश्व को क्या है, 2 बराबर भागों में काट रही है। या फिर हम कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जैसे इस वाली को हम क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से चूंकि ये 0 डिग्री पर खींची गई है तो इसको क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से दोस्तों जो 23.5 डिग्री साउथ में जो खींची गई है उसको हम नाम देते हैं मकर रेखा। आपको दोस्तों ये मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये हमारी पृथ्वी है। हमने इसके ठीक मध्य में एक रेखा खींची जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और उसका नाम है भूमध्य रेखा। या फिर कहे कि वो पूरे विश्व को, इस पूरे वृत्त को 2 भागों में बांटती है तो हम उसको विषुवत रेखा के नाम से क्या है, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। चूंकि ये 0 डिग्री पर खींची गई है तो फिर इसको हम क्या कह सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, चूंकि ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट खींची गई है। इसी प्रकार से जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा खींची गई है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ईस्ट से वेस्ट को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, कर्क रेखा। और इसी प्रकार से साउथ में जो एक रेखा खींची गई है उसको हम क्या नाम देते हैं, मकर रेखा। अब दोस्तों ये रेखाएं चूंकि ईस्ट टू वेस्ट खींची गई है, अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ अमेरिका आना चाहे तो वह कहेगा कि आप एक काम करिए कि आप मेरा घर आ जाइए। मेरा घर 66.5 डिग्री नॉर्थ पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर पड़ता है। यहाँ पर बैठा व्यक्ति फोन कॉल पे ऑस्ट्रेलिया में बैठे व्यक्ति को बताता है कि आप 66.5 डिग्री नॉर्थ में एरोप्लेन लेके या फिर अपनी बैलगाड़ी लेके क्या है आ जाइए, और मैं कहाँ रहता हूँ, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या हूँ, रहता हूँ। अब ये व्यक्ति हो सकता है कि यहाँ पहुँच जाए,
कहाँ पहुँच जाए, रसिया में, जहाँ पर आज के समय में क्या है, ठाए ठाए या फिर कहे कि टैंक और फाइटर जेट क्या है, मंडरा रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति यहाँ पहुँच जाए और फंस जाए उस भीषण युद्ध में जो आज के समय में यूक्रेन के साथ चल रहा है। तो दोस्तों अब ये व्यक्ति कैसे बताए कि आपको मेरे घर यहाँ पर आना है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसका नॉर्थ टू साउथ भी क्या करते हैं, विभाजन कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या करना है आपको कि कुछ लाइनें ऊपर से नीचे को क्या है, ड्रॉ कर देते हैं। तो दोस्तों ये लाइन नॉर्थ टू साउथ या फिर कहे कि साउथ टू नॉर्थ हमने क्या की, ड्रॉ की। तो दोस्तों हम इसको भी क्या करते हैं, जैसे हमने ऊपर इसको 0 डिग्री मान के हम ये पूरा का पूरा आधा 180 डिग्री इधर हो गया था और आधा 180 इधर हो गया था। इसको भी हम क्या करते हैं कि 360 में इसी प्रकार से गोल गोल क्या खींचते जाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। और ये लाइनें क्या है, ऐसे ही इसको देखो पीछे का नहीं दिख पाएगा आपको, लेकिन आप मान के चलिए कि इसके पीछे को क्या है, इसी प्रकार से ड्रॉ होती चली जाएगी। और आप मान के चलिए कि 25, 30, इसको मान के चलिए आप ये 90 है और इसको 30 मान लीजिए और इसको 60, और इसका ठीक पीछे आधे वाला हिस्सा ठीक पीछे का 90 होगा और ये ठीक आगे का 90 और इसके ठीक पीछे का 90 होगा। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि 30, 60 और 90 में हमने क्या किए, 3 रेखा खींची और 3 रेखा इधर खींची। ठीक 3 रेखा ठीक इस वाले हिस्से के ठीक पीछे होगी, 3 रेखा इसके ठीक पीछे होगी। इस प्रकार से टोटल 180 डिग्री इधर हुआ और 180 डिग्री इधर हुआ। अगर हम दोस्तों एक एक डिग्री करके इस प्रकार से लाइनें खींचते चले जाए तो ये लाइनें, चूंकि ये पूरा वृत्त 360 डिग्री का है, तो कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 360 हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी अब इन रेखाओं को, जो रेखाएं नॉर्थ से साउथ में खींची जाती है, इन रेखाओं को नाम दिया जाता है दोस्तों देशांतर रेखा। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, देशांतर रेखा। और दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। याद रखना दोस्तों, ऊपर से नीचे या फिर कहे नॉर्थ टू साउथ या फिर कहे साउथ टू नॉर्थ खींचे जाने वाली रेखा क्या होती है दोस्तों, देशांतर रेखा। और ईस्ट टू वेस्ट खींचे जाने वाली रेखाएं जो इस तरह से इस तरफ से इस तरफ या इस तरफ से इस तरफ को खींची जाती है, वो क्या होती है, अक्षांश रेखाएं। अब दोस्तों जो हम बात कर रहे थे कि ये व्यक्ति कैसे बताएगा कि आपको कहाँ आना है, ये कहेगा कि आपको उत्तरी गोलार्ध में मान के चलिए एग्जैक्ट इसका घर यहाँ पे है। ये कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम वाले हिस्से में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये वाली कितनी है दोस्तों, ये हो गया वेस्ट। और ये कहेगा पश्चिमी देशांतर 60 डिग्री पर मेरे घर पर क्या है, आ जाइए। अब देखो दोस्तों ये व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा कि उत्तरी गोलार्ध में जाएगा और कहाँ जाएगा, पश्चिमी देशांतर को देखेगा। उत्तरी गोलार्ध में देखेगा कि 66.5 डिग्री कहाँ पर है और फिर देखेगा कि 60 डिग्री देशांतर कहाँ पे है। इस प्रकार से ये व्यक्ति कहाँ पहुँच जाएगा, ये व्यक्ति पहुँच जाएगा इसके बिल्कुल ठीक घर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों हमने ये जो लाइन है, जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं, स्थान का निर्धारण करने के लिए क्या है, खींची है। किसी स्थान का प्रॉपर हमें पता चल सके, इसके लिए क्या है, हमने पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी काल्पनिक रेखाओं का क्या किया है, निर्धारण किया है, ताकि हमें पता चल सके कि ये रेखाएं कहाँ कहाँ पर क्या है, उपस्थित है, कौन सा स्थान कहाँ पर है।
तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है, अब दोस्तों देख लेते हैं जिस प्रकार से 23.5 डिग्री नॉर्थ इम्पोर्टेंट है और 23.5 डिग्री साउथ इम्पोर्टेंट है, इसी प्रकार से हमारा जो है दोस्तों 0 डिग्री देशांतर जो खींची गई है ये भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान क्या है, भौगोलिक रूप से रखती है। इसका महत्वपूर्ण योगदान ये है कि दोस्तों हम इसको क्या है 0 डिग्री देशांतर को अपनी मानक समय देशांतर रेखा मानते हैं। समय का निर्धारण कहाँ से करते हैं, 0 डिग्री देशांतर से। कहाँ से करते हैं, 0 डिग्री देशांतर से। और यह रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, लंदन के